हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। दिस इज रिटन बाय एन फ्रैंक ओनली, सो दिस इज एन ऑटोबायोग्राफी। बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स रीड। Anneliese Marie Annie Frank, 12 June 1929 to February March 1945, was a German-born Jewish girl who wrote while in hiding with her family and 4 friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II. So Anne Frank जो है, जिनका फुल नेम था एनलीस मैरी फ्रैंक, उनकी डेट ऑफ बर्थ थी 12 जून 1929. ओके, सो शी वॉज बोर्न ऑन 12 जून और उनकी डेथ कब हुई? फेब्रुवरी या मार्च में 1945 में। ठीक है, सो वो बहुत यंग थी जब उनकी डेथ हो गई थी। मीन्स वो ऑलमोस्ट अराउंड 15 ईयर्स की ही थी। वो जर्मन थी, ठीक है, जूइश गर्ल थी। ओके, हु रोट वाइल इन हाइडिंग विद हर फैमिली एंड 4 फ्रेंड्स। सो उन्होंने लिखी, ये जो अपनी डायरी थी वो लिखती थी हाइडिंग मीन्स छुपी हुई थी, जब वो अपनी फैमिली के साथ और 4 और दोस्तों के साथ। कहाँ पे? एम्स्टरडैम में। ठीक है, कब? ड्यूरिंग जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे। वर्ल्ड वॉर 2 कब था? 1939 से 1945 तक वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था। सो उस टाइम पे क्या था, जो नाजीज थे वो पावर में थे। ठीक है, वो हेट करते थे जूइश पीपल को। तो इन लोगों को मीन्स एन फ्रैंक की फैमिली को जर्मनी छोड़ के नीदरलैंड्स जाना पड़ा था। ठीक है, एम्स्टरडैम क्या है? एम्स्टरडैम जो है वो नीदरलैंड्स के कैपिटल है। सो एम्स्टरडैम मीन्स वो वहाँ पे छुपे हुए थे। ठीक है, हर फैमिली हैव मूव्ड टू एम्स्टरडैम आफ्टर द नाजीज गेन्ड पावर इन जर्मनी। ओके, सो उनको एम्स्टरडैम जाना पड़ा जब नाजी को पावर मिली जर्मनी में। ठीक है, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड्स। बट वो फंस गए कब? जब नाजी ऑक्यूपेशन जो था वो नीदरलैंड्स तक पहुंच गया। ठीक है, वो वहीं छुपे हुए थे, बट वहाँ पे भी नाजी ऑक्यूपेशन जो था, नाजी पावर जो थी वो पहुंच गई। सो as persecutions against the Jewish population increased, the family went into hiding in July 1942. So जो persecutions थी मीन्स जो अत्याचार था नाजीज का, वो और जब बढ़ता गया जूइश पॉपुलेशन के अगेंस्ट। सो तो जो फैमिली थी, एन फ्रैंक की जो फैमिली थी, वो कहाँ चली गई छुपने के लिए? दे वेंट टू हाइडिंग इन जुलाई 1942। मीन्स जुलाई 1942 में वो फिर छिपने चले गए कहीं और। 1942 में गए थे। सो कहाँ पे गए? इन हिडन रूम्स इन अ फादर ऑटो फ्रैंक ऑफिस बिल्डिंग। सो कहाँ पे चले गए वो? ऑटो फ्रैंक जो एन फ्रैंक के फादर हैं, उनकी ऑफिस बिल्डिंग में। After 2 years in hiding, the group was betrayed and transported to the concentration camp system, where Anne died of typhus in Bergen-Belsen within days of her sister Margaret Frank. So 2 साल छिपने के बाद जो ग्रुप जो था उनको पकड़ा गया, मतलब वो पकड़ा गया और उनको भेज दिया गया कहाँ पे? कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। ठीक है, वहाँ पे भेज दिया गया जहाँ पे जो कैंप था वहाँ पे बर्जन बेल्सन उनको बोला गया था। वहाँ पे कुछ दिन बाद ही एन जो थी वो मर गई। कब? अपनी सिस्टर की, उनकी सिस्टर जो थी, बड़ी सिस्टर जो थी, उनकी भी डेथ हो गई। मार्गरेट फ्रैंक जिनका नाम था, उसकी भी डेथ हो गई और कुछ दिन बाद ही एन फ्रैंक की भी डेथ हो गई थी। हर फादर ऑटो, the only survivor of the group, returned to Amsterdam after the war ended. So एन फ्रैंक के जो फादर थे ऑटो फ्रैंक, वो सिर्फ इकलौते सर्वाइवर थे उस ग्रुप के। ठीक है, उस ग्रुप में कौन कौन था? उसकी फैमिली थी, यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर कि कौन कौन छुप रहा था वहाँ पे। तो कौन कौन था? उनकी फैमिली थी और 4 और फ्रेंड्स थे। तो उस पूरे ग्रुप में सिर्फ उसके फादर ही थे जो बचे थे। रिटर्न टू एम्स्टरडैम आफ्टर द वॉर एंडेड। तो जब वॉर ख़त्म हुई तो वो उसके फादर ऑटो फ्रैंक जो थे वो वापस आए एम्स्टरडैम में टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव। और उन्होंने देखा कि उसकी डायरी, किसकी डायरी? एन फ्रैंक की डायरी, वो अभी भी थी वहाँ पे, वो सेव थी। Convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. So उन्होंने जब उसको पढ़ा तो उनको कन्विंस हो गए, उनको पता चल गया ये कि ये जो मीन्स ये जो उन्होंने लिखा है, एन फ्रैंक ने जो लिखा है, ये एक यूनिक रिकॉर्ड है
और एक एक्शन लेना चाहिए, उसको पब्लिश कराना चाहिए, और उन्होंने पब्लिश कराया उसको अंडर द नेम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल. द डायरी वॉज गिवन टू एन फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे. सो अब हमें बताया गया है कि जो डायरी में जो एन फ्रैंक लिखती थी, जिस डायरी में, जो ये मीन्स पूरी एक नॉवल है वैसे उसके ऊपर, तो जिस डायरी में वो लिखती थी वो उनको उनके 13th बर्थडे पे, एन फ्रैंक के 13th बर्थडे पे दी गई थी. एंड क्रॉनिकल्स द इवेंट्स ऑफ अ लाइफ फ्रॉम 12th जून 1942 until its final entry of 1st August 1944. क्रॉनिकल्स का मतलब होता है टू रिकॉर्ड, ठीक है. सो उनको 13th बर्थडे पे दी गई थी और वो रिकॉर्ड करती थी अपने उनके लाइफ के इवेंट्स, कब से कब तक, 12 जून 1942 से कब तक, 1st August 1944 तक. It was eventually translated from its original Dutch into many languages and became one of the world's most widely read books. So, ये जो उनकी डायरी थी ये ओरिजिनली डच में लिखी गई थी, ठीक है, बट इसको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया और ये मोस्ट वाइडली रेड, मतलब बहुत ही ज़्यादा पढ़ी गई, मीन्स बहुत ही ज़्यादा लोगों ने पढ़ी गई बुक में से एक है. देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, television and theatrical productions and even an opera based on the diary. So काफ़ी सारी फिल्म्स बनी हैं, मीन्स टीवी शोज़ बने हैं, काफ़ी सारे ओपरा भी बने, काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं इस डायरी पे ही. जो एन फ्रैंक की डायरी जो पर्सनल लाइफ थी उसके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें बनी हैं. Described as the work of a mature and insightful mind, the diary provides an intimate examination of daily life under Nazi occupation. So जो इस डायरी में जो डिस्क्राइब किया गया वो एक ऐसा लग रहा है कि बहुत ही मेच्योर और इंसाइटफुल माइंड ने किया गया हो, ठीक है. इंसाइटफुल का मीनिंग होता है कि काफ़ी डीप अंडरस्टैंडिंग हो जिसको. सो ऐसा लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग वाली गर्ल ने उसको लिखा है. सो और जो डायरी थी उसमें क्या चीज़ हमें बताई गई थी, बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन. सो नाजी जो ऑक्यूपेशन था उसका इंटीमेट, बहुत ही अंदरूनी जो उनका था वो चीज़ उसमें लिखी गई थी. Anne Frank has become one of the most renowned and discussed of the Holocaust victims. So Anne Frank जो थी वो कौन बन गई, बहुत ही ज़्यादा known, बहुत ही ज़्यादा famous and discussed of the Holocaust victims बन गई. Holocaust का मीनिंग होता है कि मीन्स प्रलय होना, ठीक है. सो जो उस टाइम का जो मीन्स जो काइंड ऑफ प्रलय आई थी, नाजी अटैक जो हुआ था, वर्ल्ड वॉर थी उस टाइम पे जो नाजी अटैक था उसमें जो प्रलय हुई उसके बारे में उसका डिस्कस करने के लिए वो एक बहुत ही रेनोन्ड, बहुत ही वेल नोन पर्सन बन गई थी. सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी ओरिजिनल राइटिंग जो थी यहाँ पे. राइटिंग इन अ डायरी इज़ अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी. सो अब एन फ्रैंक कह रही है कि एक डायरी लिखना बहुत ही स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था उनके लिए, उन जैसे के लिए. नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, बट वो ये कह रहे हैं कि सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि उन्होंने कुछ लिखा नहीं है पहले, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in the musings of a 13-year-old schoolgirl. So वो कह रही है कि सिर्फ इसलिए नहीं कि मैंने कभी लिखा नहीं है पहले, पर इसलिए क्योंकि ऐसा लगता है कि बाद में मैं भी, मीन्स मैं यहाँ पे उन्होंने एन फ्रैंक की है, सो कि मैं या फिर कोई और भी इंटरेस्टेड नहीं होगा म्यूजिंग्स का मतलब होता है थॉट्स, कि एक 13-year-old गर्ल के, स्कूल गर्ल के थॉट्स क्या है वो पढ़ने के लिए कोई भी इंटरेस्टेड नहीं होगा. ओह वेल इट डजंट मैटर. सो फिर वो कहती है कि ठीक है ये कोई मैटर नहीं करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव अ इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट. सो वो कहती है कि उनको मीन्स मन है, उनको फील है ऐसा कि वो लिखें, और ग्रेटर नीड, और बहुत ही ज़्यादा और ज़्यादा बड़ी बात क्या है कि वो चाहती है कि उनके मन से जो सारी बातें हैं वो हल्की हो जाए, ठीक है. जैसे आप किसी को बता दे बातें, सो आपके मन से वो बातें हल्की हो जाती है. सो वो सिर्फ जस्ट ये मीन्स अपने मन से उतारना चाहती थी. पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल. फिर वो कहती है कि पेपर जो है उसमें लोगों से ज़्यादा पेशेंस होता है, ठीक है. वो आपको पेशेंटली सुनता है. पेपर मीन्स यहाँ पे डायरी की बात हो रही है. आई थॉट ऑफ दिस सेइंग on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands. So ये thought उनका कब आया, एक दिन जब वो अकेले बैठी थी, डिप्रेस्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा
दुखी थी और अकेले बैठी थी घर पे विद चिन इन माई हैंड, मीन्स हाथ को अपनी चिन पे रख के, बोर्ड एंड लिस्टलेस, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा बोर्ड हो गई थी और लिस्टलेस, लिस्टलेस का मतलब होता है जिसमें कुछ भी एनर्जी ना हो, ठीक है, या इंटरेस्ट ना हो। वॉन्डरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, वॉन्डरिंग मीन्स वो सोचते थे कि क्या घर में रहा जाए कि बाहर जाया जाए। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, सो फाइनली वो वहीं रही जहाँ पे वो पहले से ब्रूडिंग कर रही थी। ब्रूडिंग का मतलब होता है डीप थॉट, बहुत ही डीप थॉट लेना। येस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, फिर वो कहती है कि हाँ पेपर जो है उसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक्ड नोटबुक ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, फिर वो कहती है कि और मेरा कोई ऐसा प्लान नहीं है कि मैं किसी और को ये जो स्टिफ बैक्ड नोटबुक है, मीन्स जो डायरी है, वो किसी को पढ़ने दूंगी। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे कोई एक रियल फ्रेंड नहीं मिल जाता। आई प्रॉबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, सो वो कहती है कि यहाँ पे फ्रेंड और डायरी में उनको कोई डिफरेंस नहीं है, सो वो अपनी डायरी को ही एक फ्रेंड बना लेती है। Now I am back to the point that prompted me to keep a diary in the first place. I don't have a friend. So अब एन फ्रैंक की कोई फ्रेंड नहीं है, सो वो सोचती है कि कीपिंग अ डायरी इज़ वेरी गुड, तो उनको यही लगता है कि यही ठीक होगा। Let me put it more clearly. Since no one will believe that a 13-year-old girl is completely alone in the world, and I am not. फिर वो कहती है कि अब वो और क्लियरली कह रही है कि अब कोई भी इस दुनिया में बिलीव नहीं करेगा कि एक 13-year-old गर्ल जो है वो एक कम्प्लीटली अलोन है इस दुनिया में, बिल्कुल अकेली है। फिर वो कहती है कि नहीं मैं नहीं हूँ। आई हैव लविंग पेरेंट्स, उनके पास उनके पेरेंट्स थे जो कि उन्होंने मेंशन किए लविंग पेरेंट्स। एक 16-year-old बड़ी बहन थी एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और अराउंड 30 पीपल भी थे, 30 पीपल भी थे जिनको वो अपना फ्रेंड बोल सकती थी। I have a family, loving aunts and good home. So उनके पास एक फैमिली है, loving aunts है और एक अच्छा घर भी है। No, on the surface I seem to have everything except my only two friends. फिर वो कहती है कि on the surface अगर बाहर से देखा जाए so ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है except my one true friend, सिर्फ किसके, एक true friend के अलावा उनके पास सब कुछ है। All I think about when I'm with friends is having a good time. और वो क्या सोचती हैं जब वो अपने फ्रेंड्स के साथ होती हैं कि उनको अच्छा टाइम बिताने का सोचती हैं। I can't bring myself to talk about anything but ordinary everyday things. So फिर वो क्या कह रही है कि वो कभी भी बात नहीं कर सकती किसी भी ऑर्डिनरी थिंग के बारे में, ठीक है। Maybe it's my fault and that we don't confide in each other. फिर वो कहते हैं कि शायद ये उनका ही फॉल्ट है, शायद ये मेरा ही फॉल्ट है कि मैं किसी से भी कन्फाइड नहीं, ईच अदर मीन्स कन्फाइड, आई डोंट कन्फाइड विद ईच अदर, मतलब टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू अ पर्सन दैट डोंट ट्रस्ट, कि वो ऐसा किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करती थी कि वो अपनी पर्सनल चीज़ें किसी के साथ शेयर कर सकें। इन एनी केस दैट्स जस्ट हाउ थिंग्स आर। फिर वो कहती है कि किसी भी केस में चीज़ें ऐसी ही थी एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी। और इसी वजह से कि कुछ भी चीज़ चेंज नहीं हो रही है, सब कुछ ऐसा ही है, मैं किसी को चीज़ें बता नहीं पाती, सो यही एक रीज़न है कि मैंने डायरी लिखना स्टार्ट किया। टू एनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड in my imagination, I don't want to jot down the facts in this diary the way most people would do. So अब वो कहती है कि ये जो लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड मेरी इमेजिनेशन में था, इसकी इमेज को और इन्हेंस करने के लिए मैं वो चीज़ें लिखना नहीं चाहती, जॉट डाउन करना मीन्स नोट डाउन करना, वो फैक्ट्स को नहीं चाहती जो काफ़ी लोग लिखते हैं, मीन्स ज़्यादातर लोग जो लिखते हैं। बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, वो क्या चाहती हैं, अपनी डायरी को, उस डायरी को एक फ्रेंड की तरह चाहती हैं। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी। सो उन्होंने अपनी डायरी को एक नाम दिया, वो क्या था, किटी। सो उन्होंने अपनी डायरी को एक नाम दिया किटी। सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंज राइट इन।
फिर वो क्या कहती हैं कि कोई भी इस बात को नहीं समझेगा कि मेरी जो स्टोरीज है किटी को, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना, ठीक है। सो अगर मैं रिक्वेस्ट भी करूँ तो आई वुड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो। सो वो कहती है कि पहले मीन्स मैं क्या करता, वो क्या करती है पहले कि वो ब्रीफ स्केच देना चाहती थी अपनी लाइफ का पहले, फिर वो अपना डेली स्टोरीज जो है डेली वो जो है वो लिखेंगी। माई फादर, the most adorable father I've ever seen, didn't marry my mother until he was 36 and she was 25। फिर वो बताती हैं कि उनके जो फादर है वो मोस्ट अडोरेबल हैं, ठीक है। उन्होंने जब तक उनकी मदर से शादी नहीं की जब तक वो 36 के नहीं हो गए, और उनकी मदर जो थी वो 25 की। ओके, सो ये स्टार्टिंग से ही ऐसा लग रहा है जब एन फ्रैंक ने लिखना स्टार्ट किया कि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से लिख रही थी, जैसे कि एक राइटर लिखता है। मीन्स नॉर्मली नहीं लिखा उन्होंने कि माई फादर मैरिड एट द एज ऑफ 36 एंड माई मदर वॉज एट द एज ऑफ 25। Then my sister Margaret was born in Frankfurt in Germany in 1926। फिर उन्होंने बताया कि उनकी जो सिस्टर है मार्गरेट वो उनका जन्म कहाँ पे हुआ, फ्रैंकफर्ट में हुआ जर्मनी में, कब, 1926 में। एंड आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929। और फिर वो बॉर्न हुई कब, 12 जून 1929 को। ओके, आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4। सो वो फ्रैंकफर्ट में ही रहते थे जब तक एन फ्रैंक जो है वो 4 साल तक की थी। माई फादर एमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933। फिर उनके फादर जो थे वो एमिग्रेट मीन शिफ्ट हो गए कहाँ पे, हॉलैंड में, कब, 1933 में। माई मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विद हिम टू हॉलैंड इन सेप्टेम्बर, while Margaret and I were sent to Aachen to stay with our grandmother। फिर उनकी मदर जो थी वो भी सितंबर में अब उनके फादर के साथ चली गई हॉलैंड में, बट उनकी जो सिस्टर और वो एन फ्रैंक थी वो एकेन में रही, कहाँ पे, उनकी ग्रैंड मदर के साथ। Margaret went to Holland in December and I followed in February when I was plunked down on the table as a birthday present for Margaret। So फिर वो बताती है कि मार्गरेट और वो जो है वो भी हॉलैंड गई दिसंबर में, नहीं सॉरी, मार्गरेट गई पहले दिसंबर में अपने फादर के पास, फिर वो भी गई फरवरी में, जब उनको प्लंक डाउन का मतलब होता है पुट डाउन इन अ कैजुअल वे। मीन्स कि मार्गरेट को एक प्रेजेंट की तरह मुझे पेश किया गया, मीन्स पटक दिया गया काइंड ऑफ टेबल पे एज अ प्रेजेंट फॉर मार्गरेट जो उनकी बड़ी सिस्टर हैं। ओके, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल। फिर तभी उन्होंने वहाँ पे नर्सरी स्कूल में एडमिशन ले लिया। आई स्टेड देयर until I was 6, at which time I started in the first form। ठीक है, वो तब तक वहीं पे थी जब तक वो 6 years की नहीं होगी, और तब उन्होंने फर्स्ट फॉर्म में स्टार्ट किया, मतलब फर्स्ट क्लास जो थी वो उनकी स्टार्ट हुई। ओके, इन द 6th form my teacher was Mrs. Cuprus। सो जब वो 6th क्लास में आई तो उनकी जो टीचर थी वो थी मिसेस क्यूप्रस, द हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। सो जब साल का एंड आया, मीन्स एंड ऑफ द ईयर था, तो दोनों ही, मीन्स उसकी टीचर, एन फ्रैंक की टीचर और एन फ्रैंक दोनों ही टीयर्स में थे, बहुत ही उदास थे जब वो जा रही थी वहाँ से। In the summer of 1941, grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration। So 1941 का जब समर था तो एन फ्रैंक की जो ग्रैंड मदर थी वो बीमार पड़ गई और उनका एक ऑपरेशन होना था। सो एन फ्रैंक का जब बर्थडे आया सो वो बहुत ही कम सेलिब्रेशन की उस टाइम पे। ग्रैंडमा डाइड इन जैन 1942। No one knows how often I think of her and still love her। So एन फ्रैंक की जो ग्रैंड मदर है उनकी डेथ हो गई जनवरी 1942 में, और किसी को भी नहीं पता कि एन फ्रैंक जो है वो कितना अपनी ग्रैंड मदर के बारे में सोचती हैं और उनको अभी भी प्यार करती हैं। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other, and grandma's candle was lit along with the rest। So ये जो celebration था 1942 में, means 1941 में ऑलमोस्ट उनकी डेथ हुई होगी। So 1942 में भी जो एन फ्रैंक का बर्थडे आया वो भी पहले की तरह ही सेलिब्रेट किया गया, और वहाँ पे ग्रैंडमा के लिए भी कैंडल जलाई गई जैसे कि और कैंडल्स चल रही थी।
The four of us are still doing well, and that brings me to the present date of 20th June 1942 and the solemn dedication of my diary. तो फोर ऑफ अस मतलब कि एन फ्रैंक की मदर, फादर, एल्डर सिस्टर और एन फ्रैंक जो थे वो बहुत ही अच्छे से मीन्स दे वाज डूइंग वेल। और जब वो प्रेजेंट डे मीन्स की जो अब जो डेट आ गई थी वो 20 जून आ गई थी 1942, ठीक है। और सोलम डेडिकेशन यहाँ पे उनके लिए, वो बहुत ही डेडिकेटेड है अपनी डायरी की तरफ, मीन्स वो डेली जॉट डाउन करती हैं, डेली मीन्स लिखती हैं डायरी में। ओके, सो आप मीन्स उनकी डायरी स्टार्ट हो गई सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, अब किटी क्या है, वो ही उनकी डायरी का नेम। सो उन्होंने लिखा है डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। क्वैकिंग इन इट्स बूट्स का मतलब होता है शेकिंग विद फियर एंड नर्वसनेस, मतलब कि जो पूरी क्लास है वो नर्वस है। अब क्यों नर्वस है? The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who will move up to the next form and who will be kept back. So क्यों नर्वस है पूरी क्लास? क्योंकि जो नेक्स्ट मीटिंग है टीचर्स की उसमें ये डिसाइड होने वाला है कि कौन नेक्स्ट क्लास में जाएगा और कौन उसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेड्स। अब आधी से ज़्यादा, आधी ऑलमोस्ट आधी क्लास जो है वो बेड्स लगा रही है, मीन्स शर्ट लगा रही है कि मैं तो पास हो जाऊँगा, मैं नहीं पास होऊंगा। GN and I, GN जो है वो मे बी एक बच्चे का नाम होगा, laugh ourselves silly at the two boys behind us, CN and Jakes। अब वो GN and I मीन्स एन फ्रैंक जो थी वो खुद में खुश हो रही हैं, हंस रही हैं। उनके पीछे जो दो लड़के बैठे हैं CN and Jakes, who have staked their entire holiday savings on their beds, जिन्होंने अपनी पूरी सेविंग्स जो थी, पूरी हॉलीडे की सेविंग्स जो थी वो बेड में लगा दी। From morning to night, it's you are going to pass. No, I'm not. Yes, you are. No, I'm not. So morning से evening हो गई तो सब लोग क्या ही बात कर रहे हैं कि हाँ तुम पास हो जाओगे, नहीं मैं पास नहीं होगा, हाँ तुम हो जाओगे, नहीं तुम नहीं होगे, बस यही बातचीत चल रही है। Even G's pleading glances and my angry outburst can't calm them down. So G जो है उसको रिक्वेस्ट कर रही है और जो एनी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी हो गए, पर फिर भी कोई भी काम नहीं हो रहा, कोई भी चुप नहीं हो रहा। इफ़ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक। सो अब एन फ्रैंक कहती हैं कि अगर मुझसे पूछा जाए सो मेरी क्लास में इतने डमीज हैं, डमी मीन्स जो बिल्कुल ही बुद्धू बच्चे होते हैं उस टाइप के बच्चे हैं, कि अबाउट क्वार्टर मीन्स 1/4 ऑफ द क्लास जो है वो उसी में रहनी चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। बट टीचर्स जो है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है, मतलब टीचर्स जो है वो ऐसे डमीज को भी पास कर देती हैं, ठीक है। सो आई एम नॉट सो वरिड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स एंड माई सेल्फ। सो वो कहती है कि मैं अपनी गर्ल फ्रेंड्स, जो उनकी गर्ल फ्रेंड्स होंगी वो, और खुद के लिए वरिड नहीं है। वी विल मेक इट मीन्स वी विल मेक इट यहाँ पे क्या है, वी विल पास इट मीन्स वो तो सब पास हो ही जाएंगी। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। और फिर वो कहती है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ और वो है मैथ्स। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट। अब वो कहती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट कर सकते हैं। अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट। और वेट करने के साथ साथ वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक दूसरे को ये कह सकते हैं कि डोंट लूज हार्ट मीन्स चिंता करने की कोई बात नहीं है, सब कुछ अच्छा ही होगा। आई गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद ऑल माई टीचर्स। वो उनका जो रिलेशन है सारे टीचर्स के साथ वो बहुत ही अच्छा है। कि इनका टीचर किसका रिलेशन, एन फ्रैंक का। देयर आर 9 of them, 7 men and 2 women। तो 9 टीचर्स हैं उनके, 7 men हैं मेल टीचर्स हैं और 2 वुमेन टीचर्स हैं, फीमेल टीचर्स हैं। मिस्टर कीजिंग द ओल्ड फॉगी हु टीचेस मैथ्स was annoyed with me for ages because I talked so much। सो मिस्टर कीजिंग जो है, द ओल्ड फॉगी मतलब ओल्ड फैशन पर्सन जो है, ठीक है, मिस्टर कीजिंग वो मैथ्स पढ़ाते हैं और बहुत ही ज़्यादा अनॉयड रहते हैं एन फ्रैंक से। क्यों? फॉर एजेस मतलब बहुत ही टाइम से उससे बहुत ही ज़्यादा नाराज़ है। क्यों? बिकॉज आई टॉक टू मच। बिकॉज एन फ्रैंक जो है बहुत ही ज़्यादा बातें करती हैं। ओके, आफ्टर सेवरल वार्निंग्स ही असाइन मी एक्स्ट्रा होमवर्क। सो काफ़ी ज़्यादा वार्निंग्स देने के बाद उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी दिया। उन्होंने क्या दिया मुझे होमवर्क, एक ऐसे लिखने के लिए, किस पे, ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, एक चैटर बॉक्स, ठीक है। तो उस पर मुझे एक ऐसे लिखने को भी दिया। वट कैन यू राइट अबाउट दैट? तो कहती है कि तुम एक चैटर बॉक्स के बारे में क्या लिख सकते हो। आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, आई डिसाइड। फिर वो कहती है कि मैं इसके बारे में चिंता करना बाद में करूँगी। तो मैंने यही डिसाइड किया।
I jotted down the title in my notebook, tucked it in my bag and tried to keep quiet. फिर उन्होंने एन फ्रैंक ने क्या किया, डिसाइड किया कि वो उन्होंने अपना ये जो टाइटल था अ चैटर बॉक्स, ये एक नोटबुक में भी लिखा, उसको बैग में रखा और उन्होंने क्या किया, शी ट्राई टू कीप क्वाइट, फिर वो चुप बैठने की कोशिश करी. ओके. That evening, after I'd finished the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. So उसी शाम को क्या हुआ, जब एन फ्रैंक ने अपना सारा होमवर्क जो था वो फिनिश कर लिया था, तो वो जो नोट था जिसपे वो लिखा था टाइटल ऑफ द एसे दैट अ चैटर बॉक्स, वो उनकी मीन्स नज़र में आया. I began thinking about the subject while chewing the tip of my fountain pen. फिर वो अपना पेन की जो टिप थी वो च्यू करते करते, मतलब मुंह में देते देते वो सोच रही हैं उस सब्जेक्ट के बारे में, मतलब द चैटर बॉक्स के बारे में सोच रही हैं. Anyone could ramble on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. ठीक है. फिर वो कहती है कि कोई भी रैम्बल ऑन मीन्स कि टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग मीन्स कोई भी रैम्बल कर सकता है, कुछ भी लिखता जा सकता है और वर्ड्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी दे सकता है. सो ये ट्रिक उनके दिमाग में आई. ठीक है. टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, कि वो जब वो प्रूव करना चाहती थी. आई थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. फिर वो ये सोचती सोचती उनके दिमाग में एक आइडिया आया. आई रोट 3 pages मिस्टर कीजिंग हैड असाइन मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. फिर उन्होंने अच्छे से 3 पेजेस लिखे और मिस्टर कीजिंग को दिए और वो सेटिस्फाइड भी हुए, वो कन्विंस भी हो गए. आई आर्ग्यू दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट्स ट्रेड एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल. फिर वो क्या कहती है कि उन्होंने उस ऐसे में क्या लिखा कि जो टॉकिंग है मीन्स बातें करना जो है एक स्टूडेंट का ट्रेट है, मीन्स स्टूडेंट का कैरेक्टरिस्टिक है. एक स्टूडेंट बातें नहीं करेगा तो कौन करेगा. तो वो कहती है कि उन्होंने अपने ऐसे में लिखा कि टॉकिंग जो है एक स्टूडेंट का ट्रेट है. और फिर वो लिखती है कि वो मीन्स काफ़ी अपनी कोशिश करेंगी कि वो अंडर कंट्रोल रहे, कि वो ज़्यादा बातें ना करें. बट that I would never be able to cure myself of the habit. फिर वो कहती है कि मैं कभी भी इस हैबिट को क्योर नहीं कर पाई, मीन्स बंद नहीं कर पाई किस हैबिट को, बातें करने की. since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. फिर वो कहती है कि उनकी जो मदर है वो भी बहुत ज़्यादा बातें करती है. मैं मतलब जितना मैं बातें करती हूँ उतना ही बातें करती हैं और तुम कुछ नहीं कर सकते अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. इनहेरिट करना क्या होता है, जो क्वालिटीज़ हमें अपने पेरेंट्स से मिली होती हैं उनको कहते हैं इनहेरिट करना. एन फ्रैंक कहती है कि मेरी मदर भी इतनी बातें करती हैं, ये एक इनहेरिटेड ट्रेट है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक है इतनी बातें करना. आई कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट दिस. Mr. Keesing had a good laugh at my arguments, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. So Mr. Keesing जो थे वो भी हंस रहे थे जब एन फ्रैंक ने ये आर्ग्यूमेंट दिया, बट उन्होंने मुझे एक और ऐसे लिखने के लिए दे दिया जब वो फिर से बात करने लगी थी. This time it was supposed to be on an incorrigible chatterbox. और इस बारी उसका टॉपिक क्या था, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इनकॉरिजिबल का मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड, वो ऐसी चीज़ जिसको करेक्ट ना किया जा सके. आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons. फिर एन फ्रैंक ने वो भी लिख दिया और मिस्टर कीसिंग को 2 lessons तक कोई भी कंप्लेन नहीं थी. However, during the 3rd lesson, he had finally had enough. अब जो 3rd लेसन आया तो फाइनली बहुत ज़्यादा हो चुका था और एन फ्रैंक जो थी, एन फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइटिंग एन essay entitled क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स. फिर 3rd क्लास में जब एन फ्रैंक फिर से बातें करने लगी उनको फिर क्या ऐसे मिला, किस टॉपिक पे लिखने के लिए मिला, क्वैक 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 said Mistress Chatterbox. फिर उनको एक 3rd ऐसे लिखने को मिला जिसका नाम था Quack 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 Mistress Chatterbox. The class roared. I had to laugh too, though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterboxes. अब पूरी क्लास जो थी वो हंस रही थी, आवाज़ें निकाल रही थी क्योंकि उस टॉपिक को पढ़ के मीन्स क्वैक क्वैक क्वैक. अब एन फ्रैंक कहती है कि मुझे भी हंसना पड़ा और मीन्स क्यों फिर भी हंसना पड़ा, क्योंकि हंसना पड़ा
फिर वो कहती है कि माई जेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटरबॉक्स नियरली एग्जॉस्टेड, मीन्स कि जो इनजेन्युइनिटी मीन्स ओरिजिनलिटी जो उनके थॉट्स आ रहे थे इस टॉपिक पे चैटर बॉक्स पे वो ख़त्म हो चुके थे, मीन्स नियरली एग्जॉस्टेड बिकॉज 2 बार वो ऐसे लिख चुकी है, फिर भी वो हंस रही थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. फिर वो कहती है कि अब टाइम था कि मैं कुछ और लिखूँ, कुछ ओरिजिनल लिखूँ. सो फिर उन्होंने अपनी फ्रेंड की हेल्प ली. माई फ्रेंड सैन who is good at poetry offered to help me write the essay from beginning to end in words and I jumped for joy. फिर उनकी जो फ्रेंड है वो पोइट्री लिखने में अच्छी हैं, सो उन्होंने ऑफ़र किया एन फ्रैंक को कि वो उनकी हेल्प कर सकती है स्टार्टिंग से एंड में लिखने, स्टार्टिंग से एंड वर्स में लिखने के लिए, मतलब पोइट्री में लिखने के लिए. ठीक है. सो एन फ्रैंक बहुत खुश हो जाती है. Mr. Keesing was trying to play a joke on me with this ridiculous subject, but I would make sure the joke wasn't him. फिर वो कहती है कि मिस्टर कीजिंग जो है वो इस सब्जेक्ट पे, रिडिकुलस सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, चैटर बॉक्स, इस पे मेरा जोक बनाना चाहते हैं, मतलब मुझे जोक करना चाहते हैं. बट वो क्या कहती है एन फ्रैंक कि मैं ये श्योर करती हूँ कि वो खुद ही उन पे ही बन जाए. सो एन फ्रैंक फिनिश द पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. बहुत ही अच्छी पोएम लिखी उन्होंने. इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड अ फादर स्वान with 3 baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked too much. So उन्होंने क्या पोएम लिखी कि एक मदर डक है और एक फादर स्वान है, उनके 3 बेबी डकलिंग्स हैं जो कि जिनको मार दिया जाता है, जो बाय द फादर, जो फादर डक है वो मार देता है, फादर स्वान मार देता है. क्यों मार देता है? बिकॉज दे क्वैक्ड टू मच, बहुत ही ज़्यादा क्वैक करते हैं, इसलिए वो मार देता है. लकीली मिस्टर कीजिंग टुक द जोक द राइट वे. अब लकीली क्या होता है, मिस्टर कीजिंग जो है वो ये जोक जो है वो सही तरीके से लेते हैं. ही रेड द पोएम टू द क्लास. अब वो पूरी पोएम जो है वो क्लास को सुनाते हैं, एडिंग हिज ओन कमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेस एज वेल. मीन्स कुछ अपने कमेंट्स भी देते हैं और दूसरी क्लासेस में भी ये पोएम जो है वो सुनाते हैं. Since then, I have been allowed to talk and have not been assigned any extra homework. और उस टाइम के बाद से मेरा बातें करना अलाउड था क्लास में और मुझे कोई भी एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया जाता था. On the contrary, Mr. Keesing is always making jokes these days. और एंड में वो क्या कहती है, मिस्टर कीजिंग जो है वो मीन्स जोक ही बनाते रहते हैं, मीन्स ज़्यादातर वो काफ़ी जोक्स मीन्स दे ऑलवेज मेक जोक these days. Yours, Annie. Okay, so this was the one day diary of Anne Frank. Okay, extracted from the diary of a young girl with slight adaptation. ये जो चैप्टर अभी हमने पढ़ा है ये एक एक्सट्रैक्ट है फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, जो एक पूरी नॉवल है उसमें से सिर्फ एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट है. I hope you understood the chapter. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.